तो बच्चों कैसे हो? ठीक ही होंगे आप लोग। चलिए तो हम लोग जो है आज वेक्टर्स 11th का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देख रहे थे, डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसमें और भी कुछ कुछ बच गए थे। ऐसे तो ऑलमोस्ट हम क्लियर कर ही दिए थे, बोले थे बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि नाम से ही क्लियर होता है। जो कि आगे हम लोग को ज़रूरी होगा उसमें शायद एक वेक्टर आप लोग का छूट गया था, वो है कोलिनियर वेक्टर। तो हम लोग 11 नंबर तक पढ़ चुके थे, तो आज हम 12th नंबर पढ़ेंगे कोलिनियर वेक्टर। और उसके बाद हम लोग किसी भी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या होता है ना। चलिए, तो मेरा नाम है अजीत अमर और ये है आपका प्यारा सा चैनल एडुकॉन जी, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा कोलिनियर वेक्टर, है ना। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे? जो एक ही लाइन के अलोंग हो या एक ही डायरेक्शन में हो, इसमें मैग्नीट्यूड बराबर हो या फिर नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लिखिएगा टू वेक्टर्स आर said to be collinear if they are in same direction. They are in same direction. They are in same directions. Magnitude may or may not be इक्वल। ये इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक वेक्टर हमने लिया, ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है और ये वेक्टर सी वेक्टर है। तो यहाँ पे जो है ये तीनों का तीनों कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, जबकि सबका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ जो है देखिए डिफरेंट है। तो हियर वेक्टर ए, बी एंड वेक्टर सी ऑल आर कोलिनियर, है ना। इस तरह से लिख लीजिएगा। नोट करके कुछ चीज़ लिखा दे रहे हैं। अगर इसी में एक होगा ईस्ट की तरफ और दूसरा का डायरेक्शन वेस्ट कर देंगे तो उसको एंटी कोलिनियर बोला जाएगा, है ना। तो कोई खास नहीं है, इसका स्पेशल है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख लीजिएगा पहला नंबर में एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर, एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर इज 0 डिग्री। दूसरा नंबर एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन इक्वल में भी 0 हो गया, कोलिनियर में भी 0 हो गया, टू एंटी कोलिनियर यानी एक अपोजिट कर दें, एंटी कोलिनियर वेक्टर एज 180, है ना। ये सब छोटी छोटी बात है, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग बहुत तरह के पढ़ लिए हैं। इसके आगे हम लोग एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे स्केलर क्वांटिटी से या फिर रियल नंबर से करा के देखते हैं क्या होता है ना। चलिए, तो यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा
ये टाइप्स नहीं है बाबू। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप्स नहीं है। जितने तरह के वेक्टर थे ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हेडिंग दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। रियल नंबर से हम लोग एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, ऐसे मेनली दो ही होगा, बना सकते हैं आप तीन कंडीशन भी, है ना। तो हम दो ही बनेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ पे फिर नल वेक्टर आ जाएगा तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं होता, हम बताए थे। तो आप जीरो से भी कर सकते हो, पॉजिटिव से भी और निगेटिव से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं पहला नंबर, है ना। चलिए इस तरह से पहले लिख लेते हैं, if a vector is multiplied by real number n, रियल नंबर क्या ले लिया हम, n, then its magnitude becomes n टाइम्स। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बाबू, अगर n से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए तो n टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। इसमें दो तीन सिचुएशंस आएंगे, दो सिचुएशंस की हम लोग बात करते हैं। पहला, है ना, पहला नंबर, इफ n is positive, if n is positive, then the new vector is n times, but direction is सेम। दूसरा, अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे और n कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो नया वेक्टर जो होगा n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये n टाइम्स तो होना ही होना है बाबू, और ये सेम रहेगा, है ना। इसी में अगर ये n आपका निगेटिव हो, इफ़ n इज निगेटिव, तो मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा और जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, देन द न्यू वेक्टर इज n टाइम्स, ये n टाइम्स तो होना ही है, बट डायरेक्शन इज रिवर्स। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा बाबू, है ना ये। ओके, इस तरह से एक और ले सकते हो, इसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ले लीजिए। इफ़ n इज जीरो, अगर रियल नंबर ही जीरो हो जाए, देन द न्यू वेक्टर बिकम्स नल वेक्टर। नया वेक्टर जो है नल वेक्टर हो जाएगा, और नल वेक्टर अगर हो गया तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, नीचे में ही लिख लीजिए यहाँ पे, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग अब नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, ही तीनों सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, है ना। चलिए, तो इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से।
चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशंस आगे बता रहे हैं, नोट कीजिए इसको आप लोग अच्छी तरह से। जिसको दिक्कत हो रहा है लिखने में वो पॉज करके फिर लिखा करो, है ना। लेकिन नोट्स बनाना अनिवार्य है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत है। ऐसे नहीं कि बस देख लिए, देखने से समझ में नहीं आएगा पूरा। नोट्स बनाओ, रोक रोक के अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। चलिए इसको पहले नोट करके फिर इसको लिखिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, एक स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लिखिएगा इफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई विथ a scalar, then the new quantity is also a vector क्वांटिटी। तो नया जो क्वांटिटी होगा वो वेक्टर ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं। पहला नंबर है ना, इस तरह से लिखो। हाँ, एग्जाम्पल्स में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि देखो मोमेंटम, नाम तो सुने ही होंगे मोमेंटम। उसमें क्या होता है ना, P इक्वल टू एम इंटू भी, है ना। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो P इक्वल टू एम इंटू भी होता है। इसमें m क्या है बाबू, स्केलर है, और v क्या है, वेक्टर है। तो फाइनली जो मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वेक्टर है ना। तो लिखिएगा मास इज मल्टीप्लाई विथ velocity, mass is multiply with velocity, then the product is momentum। वेलोसिटी से जब हम लोग मास को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है। कोष्ट में लिख लीजिए P इक्वल टू एम भी, है ना। और यहाँ लिख लीजिएगा विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर है। तो स्केलर से आप वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो जो न्यू क्वांटिटी आया है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। इस तरह से जैसे कि दूसरा देख लो बाबू, है ना। दूसरा देख लीजिए, जैसे कि हम लोग वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो v इंटू टी आता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ दूसरा भी लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी इज मल्टीप्लाई विथ टाइम, वेलोसिटी इज मल्टीप्लाई विथ टाइम, है ना। देन द प्रोडक्ट इज डिस्प्लेसमेंट
प्रोडक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे कि s इक्वल टू वी इंटू टी, इसमें v क्या है, वेक्टर है, और यहाँ पे s क्या है, वेक्टर है। यहाँ पर जो ये t था, ये क्या था बाबू, स्केलर, है ना। तो इस तरह से विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है आपको, तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े तो हम लोग देखिए कोलिनियर वेक्टर, उसके बाद वेक्टर को हम लोग रियल नंबर से मल्टीप्लाई किए और फिर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसमें भी हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। समझिएगा बाबू, है ना। तो हेडिंग दे दीजिएगा एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर कर लो, कोलिनियर वेक्टर, है ना। एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर करने का मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर एक्ट हो रहे हैं, उसका एडिशंस क्या होगा, है ना। तो देखिए मान लेते हैं ये वेक्टर कोई ए है ना, ये वेक्टर कोई ए है और यहाँ पे ये वेक्टर कोई बी है ना। इन दोनों का हम लोग एडिशन यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा बाबू, है ना, इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद ये फाइनली देखो ये आपका a प्लस बी, है ना। क्या हो जाएगा, a प्लस बी। क्लियर है, मान लो यहाँ तक a था और इसके बाद फिर b आ गया। ठीक है, ये a और ये b है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था हम लोग को, दोनों वेक्टर को ऐड कर देना था। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिएगा। है ना, तो इसमें है कि अगर दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ये ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो फॉर एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर simply add 1 by 1, है ना। और कोष्ट में लिख लीजिएगा टेल ऑफ बी इज प्लेस्ड एट हेड ऑफ वेक्टर ए। ये तरीका है बाबू, है ना, ये आपका तरीका है जोड़ने का। अगर a प्लस बी कर रहे हैं ना, तो जो b का टेल है, b का ये टेल हो गया, ये क्या है, ये b का टेल हो गया, और इसका ये क्या है, हेड हो गया। तो ही हमने लिखाया है टेल ऑफ b इज प्लेस्ड एट हेड ऑफ ए। और इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, नोट कीजिए।
नेक्स्ट, इसके बाद लिखिएगा एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर। इसका क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो एक वेक्टर यहाँ पे रखेंगे A और एक वेक्टर यहाँ पे रखेंगे B। ये एंटी कोलिनियर है। इसका जो फाइनल होगा ये हो जाएगा आपको ये कुछ ऐसा, दिस है ना, ये दिस, ये आपको A प्लस माइनस B है ना, A प्लस माइनस B। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो अगर एंटी कोलिनियर होगा ना तो एडिशन करने का मतलब उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इन दिस सिचुएशंस B is subtracted from vector A, subtracted from vector A, सिंपली लिख लो, है ना। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी कोलिनियर होगा तो एक में से दूसरे को माइनस कर देना है, और अगर सेम होगा तो ऐड कर देना। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, दो वेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर सेम डायरेक्शन में हो यानी कि कोलिनियर वेक्टर हो तो उसको डायरेक्टली हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि अलजेब्रा में ऐड करते थे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते थे यानी एंटी कोलिनियर तो उसको सब्सट्रैक्ट करते थे, जैसे अलजेब्रा में सब्सट्रैक्ट करते थे। बट जब कुछ एंगल पे होता है दो वेक्टर तो उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग अभी नहीं सीखे हैं। मेनली हम लोग को वही सीखना है, और बाद में पता चलेगा कि ये जो कोलिनियर और एंटी कोलिनियर वाली बात थी ना, ये इसी का स्पेशल केस है ना। चलिए, तो अब जो हम लोग लिखेंगे वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, है ना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। इस तरह से पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब इसमें हम लोग इसको समझते हैं क्या है ना। जैसे देखो एक वेक्टर यहाँ पे हम ले रहे हैं दिस, ये वेक्टर ए है, समझिएगा बाबू अच्छा से, ये वेक्टर ए है। अब ये वेक्टर जो है दूसरा वो कुछ ऐसा है, ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों को ऐड करना है। अब तो हम फंस गए, अब क्या हो गया, हम फंस गए। इसको ऐड करने हम लोग नहीं सीखे थे, तो इसका कुछ तरीका हम बताते हैं। इस चीज़ को आप लोग पहले साइड में लिख लेंगे, है ना। इस चीज़ को आप लोग पहले साइड में लिख लेंगे। पहला है वेक्टर इज displaced without changing the direction। वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्शंस, ये सबसे बड़ी बात है ना। चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्शंस। और दूसरी बात है फॉर एडिशन, ऐसे पीछे भी हम बता चुके थे कि एक का जो हेड होगा दूसरा का टेल वहां से शुरू होगा, है ना। फॉर एडिशन टेल से शुरू कीजिए। टेल ऑफ
टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, है ना, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज प्लेस्ड हेड ऑफ है ना, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा तो कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। एक चीज और है, तीसरा चीज, इसको भी आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखाया था हेड ऑफ, मिटा गया है, हेड ऑफ, चलो ठीक है आ गया, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और जो थर्ड बात है वो ये है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर is taken when tail of both the vectors at a point, है ना, at a point। इस चीज को याद रखिएगा, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टेकन व्हेन टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, क्या, तो टेल, दोनों ही वेक्टर का टेल एक जगह पे होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग एंगल ले पाएंगे। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं इस चीज़ को, फिर हम लोग आगे करेंगे, तो इसको आप लोग भी बगल में लिख लीजिएगा। ये जो तीन बातें बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडिशंस के लिए, कि वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो आप किसी भी जगह पे विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो उस वेक्टर को हम लोग वही बोलेंगे, जैसे कि ये वेक्टर है, इसको यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, यहाँ आइए, सारे के सारे जगह ले सकते हैं, वेक्टर में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। तो इस तरह से अब हम लोग इसको ऐड करना सीखते हैं, है ना, ऐड करना सीखते हैं, ठीक है। देखो बाबू, इतना करने के बाद आपको जो है ना इसको ऐड करना है। तो ऐड करने का जो है ना कुछ तरीका है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा व्हेन टू वेक्टर्स, इस चीज़ को आप लोग एकदम याद रखना, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने लिखाया है ये, है ना। व्हेन टू वेक्टर्स आर एट सम एंगल, है ना, देन इट कैन बी एडेड बाय फ्लोइंग मेथड, लिख लो, रूल लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। किस किस चीज़ से कैसे कैसे ऐड करेंगे, तो इसका 2-3 लॉ है। सबसे पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो तीसरा है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली हम लोग को जानना सबके बारे में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये पहला वाला है ना। इस तरह से यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। हम लोग ये सीखे कि जब दो वेक्टर कुछ एंगल पे हो, यानी पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उसको कैसे ऐड करेंगे।
तो उसको ऐड करने का ये 3 तरीका है। और उससे पहले हम सिखाए कि हम किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको कहीं भी हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना। फिर क्या बताए कि एडिशन करने के लिए जो पहला वेक्टर है उसके हेड पर से दूसरा वेक्टर का टेल शुरू होना चाहिए। और तीसरी बात हमने सिखाया कि जब 2 वेक्टर हो तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो दोनों टेल को मिला दीजिए, तो वो जो एंगल होता है व्हिच इज द एंगल बिटवीन द गिवन 2 वेक्टर्स। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम लोग अब बारी बारी से सबका स्टेटमेंट समझते हैं, कैसे ऐड करेंगे ये समझते हैं, फिर उसका हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहला हेडिंग देंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। चलिए, इस चीज को आप जो बगल में हम लिखा है इसको एकदम हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहला नंबर, ऐसे हम लोग को जो मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो उसमें सिर्फ एक ही हम लोग एनालिटिकल मेथड से प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल लॉ लगा के, लेकिन जानना सब है बेटा, है ना। चलो, तो पहला नंबर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस याद कीजिए। हमने फॉर्मूला जब पहला डिफिनेशन लिखा रहा था स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो वहीं पे हमने बताया था जो ट्रायंगल लॉ को ओबे करे व्हिच इज वेक्टर, है ना। इसी बेसिस पे आप बता सकते हैं कि करेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। चलिए इसको समझते हैं। चलिए यहाँ 2 वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर ये ए ले लिया और दूसरा वेक्टर ये बी ले लिया, है ना। इन दोनों को ऐड करना, हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो देखो बाबू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। इस वेक्टर को हम यहाँ ले आए और इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे था, इसको हम डायरेक्शन सेम ही रखेंगे और उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। डायरेक्शन देखिए, जो यहाँ पे था वही डायरेक्शन यहाँ भी है ना। टेल एक जगह आ गया, कहाँ आ गया, एक जगह। तो हमने बताया था कि अगर दोनों का टेल एक जगह हो जाएगा तब हम इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पर जो थीटा है क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम लोग एंगल निकाल लिए। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि एंगल निकालने के लिए दोनों के टेल को एक जगह लाना होगा। तो फिर हम इसको आगे ऐड करते हैं। तो ट्रायंगल जैसा फॉर्म भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो हेडिंग है वही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को फिर से यहाँ बनाते हैं, इसी चीज़ को, यानी तो यहाँ देख लो, यहीं पे हम कर रहे हैं। इसको आप उठा के यहाँ पे लाइए। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे ना, तो एंगल के लिए टेल को एक साथ लाएंगे, और जब ऐड करेंगे तो एक का जहाँ पे हेड होगा दूसरा का टेल वहीं से शुरू होगा। ये भी हमने बताया था ऐसे, है ना। तो ये है वेक्टर बी। क्या है ये, वेक्टर बी। अब ये एंगल दोनों बराबर होगा। ऐसा नहीं कि ये एंगल ले लेंगे, ये एंगल कभी नहीं लेंगे। ओके, चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे एक का टेल, यहाँ पे इसका हेड, तो दूसरा का टेल यहाँ से शुरू होता है। ये भी हमने बताया था, अगर हम लोग ऐड करेंगे तो पहले वेक्टर का हेड जहाँ पे खत्म होगा वहीं से दूसरे वेक्टर का टेल शुरू होगा। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए टेल हेड, इसका जो ये ट्रायंगल का फॉर्म हो रहा है, जिसका ये 2 साइड्स है इन सेम ऑर्डर। अब इसका जो ये तीसरा पार्ट होगा, तीसरा साइड्स जो कि अपोजिट ऑर्डर में, देखिए इसका टेल हेड है, जबकि इसका टेल हेड है। तो ये जो है ये रिजल्टेंट दे देगा। क्या दे देगा, रिजल्टेंट। और अगर आप अच्छी तरह से देखें तो ये क्या दिख रहा है आप लोग को, एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस बोलेंगे। इसको आप लोग इस तरह से घेर लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं कहीं कहीं, उसको आप लोग इस तरह से बॉक्स बना के घेर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ को आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। सबसे पहली बात
हम लोग एंगल लेंगे तो दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए। ओके, देखो टेल एक साथ हो गया, यहाँ पे ये दोनों का टेल एक साथ हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लिए, एंगल निकाल लिए। लेकिन जब ऐड कर रहे होते हैं तो जहाँ पे पहला का हेड खत्म होता है वहाँ से दूसरा का टेल शुरू होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखो। और जो थर्ड साइड्स होगा, दिस इज द रिजल्टेंट विच इज इन अपोजिट ऑर्डर, है ना। अपोजिट ऑर्डर कहने का मतलब ये होता है कि देखिए इधर से टेल हेड है, जबकि इधर से क्या हो रहा है, हेड टेल ऑर्डर है ना। तो इस तरह से आप इसको अपोजिट ऑर्डर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड किए तो ये किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोग को निकालना आगे चल के, तो इसको साइड में लिख लीजिए, ठीक है, इसको साइड में लिख लीजिए। और इसका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, इट states that when two sides of a triangle in सेम ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक का हेड खत्म हुआ वहीं से दूसरे का टेल शुरू हुआ, है ना। जहाँ पे हेड खत्म हुआ वहीं पे दूसरे का टेल शुरू हुआ, तो ये होता है सेम ऑर्डर। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये थर्ड साइड्स है, ये पहला है ना, ये क्या है पहला, ये दूसरा और ये क्या है तीसरा। देन थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर gives the resultant of टू वेक्टर्स, है ना। ये है आपका स्टेटमेंट इसका, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्वल टू ए प्लस बी, इस तरह इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए, तो ये इसका स्टेटमेंट रहा। सेम ऑर्डर समझ गए ना, जहाँ पे हेड खत्म होता है वहाँ से दूसरे का टेल शुरू होगा, है ना। दिस इज द सेम ऑर्डर, तो ये सेम ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, अच्छी तरह से देखो बाबू, ये ट्रायंगल है, ये क्या है ट्रायंगल है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ऐड करने के लिए सीखिए, जहाँ पे एक का हेड खत्म होता है वहीं से टेल शुरू होगा कभी भी एडिशंस में, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एंगल जब भी लेंगे तो टेल को एक साथ मिलाना पड़ेगा, है ना। ट्रायंगल जैसा दिखा इसीलिए इसको ट्रायंगल लॉ बोले, पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा तो उसको पैरेललोग्राम लॉ बोलेंगे, है ना। चलो दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस।
नाम से क्लियर है कि पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, है ना। देखो बाबू, एक वेक्टर लिए ए और ये दूसरा वेक्टर था सेम टू सेम, जैसा वहाँ पे दिए थे वैसा यहाँ पर ले रहे हैं बी, है ना। एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, वेक्टर ए और इसको उठा के यहाँ लाइए, ये वेक्टर बी, है ना, ये वेक्टर बी, ये जो होगा इसके बीच का एंगल होगा, है ना, ये जो होगा इसके बीच का एंगल होगा। अब देखो इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम थोड़ा अच्छा से नीचे में दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो ऐसा, ये हो गया आपको ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गया बीच का एंगल, है ना। और यहाँ पे इस वेक्टर को उठा के आप यहाँ ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि बताए थे डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। और इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले सकते हैं, इसको डॉट डॉट कर लो बाबू, ज़्यादा बेटर होगा। और इसको डॉट डॉट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ये ए वेक्टर ऐसा भी ला सकते हैं, इसको उठा के यहाँ ला सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सब चीज़ में, है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो, इसको उठा के यहाँ लाए, इसको उठा के यहाँ लाए, ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों के बीच का एंगल है। अब देखिए, अगर देखिए अच्छी तरह से, तो ये जो है बीच वाला, दिस इज़ द रिजल्टेंट, ये क्या है, रिजल्टेंट है। अब तो समझ में आ रहा है क्या हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा, इसको आप बना सकते हैं अच्छी तरह से, है ना, इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं कि ये जो है किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स है और उसके बीच से जो डायगोनल निकल रहा है which is the resultant of these two sides, है ना, ऐसा कुछ है ना। चलिए, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए, फिर हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए यहीं पे लिखा दे रहे हैं इसका स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट है, लिखिएगा इट स्टेट्स दैट, है ना, इट स्टेट्स दैट, है ना, इट स्टेट्स दैट if two vectors A and B are adjacent sides of a parallelogram. Two vectors A and B are adjacent sides of parallelogram. Then the diagonal of parallelogram passing through the same point, है ना, passing through the same point gives the रिजल्टेंट, है ना, गिव्स द रिजल्टेंट। तो ये जो है बीच वाला डायगोनल जो कि इन दोनों के बीच से पास कर रहा है एक ही पॉइंट से, ये इसका क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो इस तरह से आप ये R इक्वल टू, फिर से ये R इक्वल टू A प्लस B दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है जो कि हमने वेक्टर लिया है, इसके बीच से जो ये गुजर रही है डायगोनल व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू साइड्स, है ना। आप इधर से भी देख सकते हो, अगर इन दोनों को साइड्स माने तो ये उनके बीच का डायगोनल है, तो इधर से भी चल सकते हो, इधर से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, है ना, इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये था पैरेललोग्राम लॉ, और इससे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े, दोनों हम लोग सीख लिए। इतना तो क्लियर हो गया होगा एंगल कैसे लेंगे और कैसे कैसे ऐड करा जाता है। एक तीसरा है जो कि पॉलीगॉन लॉ है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। चलिए तीसरा हेडिंग दे दीजिएगा, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसका ज़्यादा यूज है नहीं, मेनली यही दोनों है। ट्रायंगल लॉ लेकर आपको हमेशा क्वेश्चंस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जानना जरूरी है ना। चलिए तो नेक्स्ट जो है वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। मान लो पॉलीगॉन्स 3 साइड्स हुए तो वो ट्रायंगल हो गया, 4 साइड्स हुए तो वो क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना, पैरेललोग्राम हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है पॉलीगॉन, यानी n साइड्स हो, तो जब n साइड्स होगा तो उसमें क्या करेंगे, पहले तो जोड़ने के लिए सीखिए। देखिए जैसे कि देखिए एक साइड्स हो गया a, फिर दूसरा साइड्स b, तीसरा साइड्स c, चौथा साइड्स डी, डॉट डॉट कर लो, जितने भी होंगे यहाँ पे हम कुछ दिखा रहे हैं, ये कर लो ई, आगे भी बढ़ा सकते हो। तो फाइनली है क्या, देखिए ये सब सेम ऑर्डर में, देखिए एक का जहाँ पे हेड खत्म हो रहा है वहीं से टेल शुरू हो रहा है, यहाँ का हेड जहाँ है वहीं पे टेल, इसका हेड जहाँ पे खत्म हुआ वहीं पे इसका टेल, जहाँ पे इसका हेड वहीं पे इसका टेल। तो इस तरह से इसका जो रिजल्टेंट होगा ये क्लोजिंग साइड्स होगा, जो इसको क्लोज कर रहा है उस पॉलीगॉन को इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट मतलब क्या, दोनों का टेल टेल देखो एक ही जगह है, और यहाँ पे दोनों का हेड हेड एक जगह आ गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। ऐसे नहीं लिखते हम लोग रिजल्टेंट, वेक्टर के टर्म में ही लिखिए, अच्छा रहेगा, दिस इज रिजल्टेंट। और इसको हम लोग नाम ही दे देते हैं, ABCD E है, ये दे दीजिए F, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से बनाइए और इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। बहुत सारे साइड्स हो सकते हैं, जितने हो सेम ऑर्डर में लीजिएगा, और लास्ट वाला जो होगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा, स्टेटमेंट, है ना। इफ स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कि हम 1 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, है ना, ऐसा नहीं लेंगे हम लोग, बहुत सारे ले लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, है ना। इफ, सॉरी ब्लैक से ही लिखते हैं, इफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इन, या फिर इफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, है ना, ऑफ ए पॉलीगॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, नंबर ऑफ साइड्स कर दिए, बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे साइड्स है, और वो सारे के सारे क्या है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर्स, है ना। देन द क्लोजिंग साइड्स, क्लोजिंग साइड समझते हो ना, जो इसको क्लोज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये क्लोजिंग साइड हो गया, है ना, ये आपका क्लोजिंग साइड्स हो गया, ठीक है। देन द क्लोजिंग साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, क्लोजिंग साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स इन अपोजिट ऑर्डर लिख लीजिए, इन अपोजिट ऑर्डर gives the रिजल्टेंट, है ना, इस तरह से। तो ये इसका स्टेटमेंट हुआ। फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस
C प्लस D प्लस E एक ही ऑर्डर में है इक्वल टू F, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। और ये जो F है वो क्या है, ये रिजल्टेंट, क्या है, रिजल्टेंट आ रहा है, ओके। चलिए, तो इस तरह से हम लोग कितने भी साइड्स हो हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। याद रखिएगा सारे साइड्स को हम लोग सेम ऑर्डर में रखेंगे और जो फाइनली साइड्स होगा वो क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा, है ना। तो अगले दिन हम लोग इसी पे आगे डिस्कस करते हैं, है ना। इसमें कुछ कुछ चीज़ हम लोग को पहले जानना है, जैसे कि रिसोल्यूशंस ऑफ फैक्टर, किसी भी फैक्टर को रिसॉल्व कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, कंपोनेंट कैसे लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे और फिर इसमें हम लोग ऐड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला डिराइव करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ लिए, है ना। जब दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शंस में हो तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 3 मेथड से, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। फाइनली हम लोग को ट्रायंगल लॉ ही पढ़ना है और कल की क्लास में हम लोग एनालिटिकल मेथड से उसको प्रूफ कर लेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, ओके। चलिए, तो इतना ही आज रहने दीजिए। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और लेक्चर को शेयर करते रहिए जिससे किसी को फायदा हो। चलिए, ठीक है, थैंक यू।